नमस्ते, प्रणाम। वैदिक वाङ्मय के परिचय के इस वीडियो में मैं आपके सामने तीन अन्य आर्ष वाङ्मयों को प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें हैं पुराण, माइथोलॉजी, तंत्र एंड इतिहास, हिस्ट्री। ये इस परिचयात्मक वीडियो श्रृंखला का तीसरा वीडियो है और इसके पहले मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी आपके सामने प्रस्तुत किया है, जिसमें पहले वीडियो में संहिता भाग, ब्राह्मण भाग, आरण्यक और उपनिषद, वैदिक वाङ्मय के इन 4 आर्ष ग्रंथों का मैंने परिचय दिया था और दूसरे वीडियो में उपवेद, वेदांग, स्मृति और दर्शन ग्रंथों का मैंने परिचय दिया था। तो जो भी व्यक्ति उन 2 वीडियो को नहीं देखे हैं तो मेरा निवेदन है कि आप लोग उन 2 वीडियो को भी देख लें और उसके बाद फिर इस वीडियो में आएँ, तो ये क्रमिक श्रृंखला में धीरे धीरे और अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में पुराणों पर चर्चा करेंगे, उसका संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। तंत्र वाङ्मय क्या है, उसमें क्या कंटेंट है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसका क्या उपयोगिता है, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। और तीसरा, हिस्टोरिकल स्क्रिप्चर्स हमारे यहाँ क्या क्या हैं, इस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो इस कड़ी में मैंने पहले पुराणों को रखा है, जिसमें माइथोलॉजिकल स्क्रिप्चर्स हैं। इन पुराणों में नारद पुराण के अनुसार हमारे पास 18 महापुराण हैं, जिनमें बहुत सारे विषयों को सम्मिलित किया जाता है पुराणों में, माइथोलॉजिकल स्क्रिप्चर्स में। और इसमें कथाओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, जिस समय में ये कहानियाँ, ये घटनाएं घटी थी, उस समय में उस समाज में जो लोकोक्तियाँ थी, जो लोक कथाएं प्रचलित थी, उसके माध्यम से समाज के बीच में तत्व दर्शन को, वैदिक और औपनिषदिक तत्व दर्शन को, तत्व ज्ञान को, तत्व चिंतन को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश पुराणों के माध्यम से की गई थी। समाज के अंतिम व्यक्ति तक अपने तत्व दर्शन के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति, अपने सभ्यता के प्रति, अपने इतिहास के प्रति एक आस्था का निर्माण, एक निष्ठा का निर्माण किया गया था इन पौराणिक गाथाओं के माध्यम से। तो इन 18 पुराणों में वैसे तो बहुत सारे विषय सम्मिलित है, इसमें विज्ञान भी है, इसमें इतिहास भी है, इसमें समाज शास्त्र भी मिलेगा। तो हमारे यहाँ अगर पुराणों को ऐसा देखें तो ये स्मृति ग्रंथ में माने जाते हैं। जो हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में देखा था कि जो स्मृति ग्रंथ हैं उसमें स्मृतियाँ तो हैं ही, उसके साथ में जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जैसे रामायण और महाभारत और ये जो पुराण वगैरह हैं, ये सब भी स्मृति ग्रंथ में ही आते हैं। लेकिन मैंने अलग रखा था कैटेगरी से, वहाँ पर मैंने इसकी चर्चा नहीं की थी कि मुझे इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताना था। तो पुराण में क्या है कि इसका जो मेन थीम है बैकग्राउंड का, इसके पीछे जो आइडियाज़ हैं, अलग अलग रूपक हैं, अलग अलग सिंबॉलिज्म है, मेटाफोरिकल सिंबॉलिज्म है, इमोशंस है, एथिकल आपको इसमें कंटेंट मिलेंगे और एस्थेटिक सेंस ऑफ पीपल जो है इसमें बताया गया है। तो एक तरीके से इसको माना जा सकता है कि जो वैदिक वाङ्मय के जो पहले के ग्रंथ थे, जैसे तत्व दर्शन के जो ग्रंथ थे, या वैदिक संहिता भाग हो गए, उपनिषद हो गए, आरण्यक हो गए, ब्राह्मण भाग हो गए, उनमें जो निहित उच्च स्तरीय आध्यात्मिक सत्य था उसको सामान्य व्यक्ति के धार्मिक मानसिक भावों के साथ जोड़ने की जो प्रक्रिया हुई वह पुराणों में निहित है। और उसके माध्यम से, पुराणों के माध्यम से उन उच्च स्तरीय तत्व दर्शनों को अंतिम व्यक्ति तक बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सरल और सहज भाव से समझाने की कोशिश की गई थी। तो ये जो वैसे साहित्य हैं जिनमें आध्यात्मिकता का विकास और धार्मिक भावनाओं का विकास हुआ, तो पुराण जो है एक तरीके से माने जा सकते हैं कि ये जो है लिटरेरी एक्सपेंशन ऑफ स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस स्पिरिट्स हैं। और हालांकि उत्तरोत्तर काल में पुराणों को डिस्क्रेडिट किया गया, डिप्रिसिएशन मिला बहुत सारे कारणों से, क्योंकि इसमें बहुत सारे मध्यकाल में, पूर्व मध्यकालीन इतिहास में थोड़े से प्रक्षिप्त भाग भी इसमें सम्मिलित किया गया और इसका मिस इंटरप्रिटेशन किया गया, जिसके चलते
इसको थोड़ा सा निम्न दृष्टि से लोग देखते हैं। आधुनिक काल के बहुत सारे तत्व चिंतन के जो दार्शनिक हैं, तत्व चिंतक हैं, इसको नकारते भी हैं। लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। पुराणों के माध्यम से बहुत ऊपर के तत्व दर्शन को बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल सरल तरीके से और ऐसे ऐसे गुह्य तत्व दर्शनों को समझाया गया है कि व्यक्ति बाद में उत्तरोत्तर काल में यदि अपने उन दर्शनों को, उन सिद्धांतों को भूल भी जाए तो उसके अंदर जो इसके प्रसार के बाद जो निष्ठा बनी, जो उसके अंदर में संस्कृति के प्रति जो आस्था जमी रही कहानियों के माध्यम से, लोक गाथाओं के माध्यम से, वह जीवित रही। और बाद में उन गाथाओं को, उन कहानियों को कोई तत्व चिंतक उनके समाज में आए तो उसके माध्यम से उसका जो मूल तत्व दर्शन है, उन कर्मकांडों के पीछे का जो दर्शन वाला जो भाग है, वे उन्हें समझाएं तो फिर धीरे धीरे वो सही रास्ते में आ जाएं। तो इस तरीके से पुराणों की रचना का एक उद्देश्य रहा होगा उस समय के जो पुराणकार रहे होंगे उनका। और इन सब विषयों में मेडिकल एडवांसमेंट, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, हिस्ट्री, सोशल स्ट्रक्चर्स, अर्थशास्त्र, इतिहास, वंशावली आदि बहुत सारी चीज़ों का, विषयों का सम्मेलन मिलता है पुराणों में। और इस पर हम लोग डिटेल में बाद में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद दूसरी कड़ी में हम लोग देखते हैं तंत्र वांग्मय आता है हमारे पास। तो पुराणों का और तंत्रों का उद्देश्य, तंत्र वांग्मय का उद्देश्य करीब करीब समान ही था। तंत्र वांग्मय पुराण से थोड़े से अलग होते हैं क्योंकि इसमें जो है वह दर्शन, हठयोग, यंत्र और मंत्र साधना का समन्वित मनोकायिक और मनोआध्यात्मिक विज्ञान है। तो एक तरीके से इसका जो कंटेंट है वो हमारे अंदर के जो साइकोफिजिकल और साइको स्पिरिचुअल इजोटेरिक जो साइंस है, जो कैपेबिलिटीज है, उसको हम लोग क्या करते हैं, तंत्र, मंत्र, यंत्र, दर्शन, हठयोग आदि की विद्याओं से अपने अंदर की प्रसुप्त चेतना को, प्रसुप्त शक्तियों को जागृत करते हैं और उसे जगा करके जो परम लक्ष्य की जो प्राप्ति में जो सहायक सिद्ध होते हैं, हम लोग परम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं या जो भी हमारा लक्ष्य होता है। और इस तरीके के जो उच्चतर लक्ष्य तत्व दर्शन में माने जाते हैं, आत्म तत्व की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति या आत्म साक्षात्कार, इस तरीके का जो भी लक्ष्य किसी के मतलब अभिलाषा में हो तो उसमें ये सहायक होते हैं। तो इसमें एक तरीके से हम लोग इसको मान सकते हैं कि ये जो है एक इsoteric सेक्शन है हिंदुइज्म का, एंशियंट हिंदुइज्म का, बुद्धिज्म का और जैनिज्म का। तो इसमें हठयोग का भी भाग सम्मिलित है। हठयोग योग का एक वैसा शाखा है जिसमें मतलब अपने शारीरिक जो स्तर है, शारीरिक जो क्षमताएं हैं, उनको क्रिया योग के माध्यम से डेवलप किया जाता है, उसको विकसित किया जाता है। और मंत्र और यंत्र जो हैं इनका अपना विज्ञान है। मंत्र जो हैं वो एक तरीके से आप मान सकते हैं कि जो साउंड है आपका, एकॉस्टिक्स है, इसके पीछे का जो विज्ञान है उस विज्ञान के आधार पे मंत्रों की रचना होती है। मंत्र का वातावरण पे कैसा प्रभाव पड़ता है, मंत्र का हमारी चेतना पे, हमारे मस्तिष्क पे, हमारे न्यूरॉन्स के एक्टिविटीज पे कैसा प्रभाव पड़ता है, तो इन सब का गुह्य विश्लेषण किया गया था और उसके आधार पे मंत्र का और यंत्र का विकास हुआ भारतीय इतिहास में, भारतीय वांग्मय में। और उस पर अच्छा खासा विश्लेषण, अच्छे खासे शास्त्रों की रचना हुई है, जिस पर हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में और डिटेल्ड स्ट्रक्चर्ड वे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और तंत्र के ग्रंथों में तांत्रिक ग्रंथ भी आते हैं, कुछ गुह्य ऑकल्ट साइंस के भी ग्रंथ आते हैं, यौगिक ग्रंथ भी आते हैं, कुछ उपनिषद भी हैं जो तंत्र से संबंधित हैं, कुंडलिनी विद्या से संबंधित हैं, कुंडलिनी योग से संबंधित हैं, जिसको सर्पेंटाइन फायर या सर्पेंट फोर्स कहते हैं। कुंडलिनी शक्ति अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान है, एक ब्रह्मांडीय विज्ञान, ब्रह्मांडीय शक्ति धारा जो हमारे शरीर में जो 6 चक्रों में, 7 चक्रों में निवास करती है, 7 सेरिब्रोस्पाइनल जो सेंटर्स हैं हमारे शरीर के अंदर उसको मतलब वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, वह सब तंत्र में हमें मिलता है।
जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ सरपेंट फोर्स का, कुंडलिनी शक्ति का। तो हम लोग लियोनार्डो फिबोनाची का जब वो 12वीं सदी में, 12वीं शताब्दी में जब फिबोनाची महोदय थे, तो उन्होंने फिबोनाची सीरीज की एक संकल्पना दी थी, जिसमें हर तीसरा जो अंक होता है वो अपने से पहले से दो जो अंक होते हैं उसका समेशन होता है, और इस तरीके से वो एंडलेस फिनोमिना होता है। और उसका जो मीन निकलता है, जिसको गोल्डन मीन कहते हैं, गोल्डन रेशियो कहते हैं, 1:1.6180339889 का, वो हमारे प्रकृति में भी बहुत कुछ देखने को मिलता है। और वही चीज़ हमारे शरीर में जब 1953 के आसपास में जब डीएनए का खोज हुआ था, तो जो डबल हेलिकल शेप दिखाते हैं, हमारे कुंडलिनी शक्ति का जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी डबल हेलिकल शेप में दिखता है। उसके बाद फिर डेरेक बॉन्ड महोदय एटॉमिक वॉर्टेक्स थ्योरम ऑफ एनर्जी मोशन का एक सिद्धांत देते हैं बहुत बाद में आकर के। तो कुंडलिनी शक्ति को आप उस सिद्धांत के माध्यम से भी कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो मतलब इसमें जो है कि ऐसा नहीं है कि ये जो ऑकल्ट साइंस है या जो मेटाफिजिक्स है या जो तंत्र है वो मतलब कोरी कल्पना है या कोरे गप मात्र है, ऐसा नहीं है। ये एक समुन्नत विज्ञान है जिसके बारे में बाद में बहुत ही भ्रांतियां फैली। तंत्र के नाम पे तो बहुत सारी भ्रांतियां हैं, और इसमें ऊल जुलूल सिद्धांतों को, ऊल जुलूल प्रथाओं को ही लोग तंत्र के जब तंत्र का नाम लेते हैं तो उन सब प्रथाओं को ही ज़्यादा समझते हैं। लेकिन तंत्र एक बहुत ही समुन्नत विज्ञान है। आप कह सकते हैं कि तंत्र जो है अध्यात्म के क्षेत्र का भौतिक विज्ञान है। इसमें बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस की भी स्थापना हुई थी भारतीय इतिहास में। जैसे आप एक 64 योगिनी मंदिर है, शायद उड़ीसा में है। तो वो 64 योगिनी मंदिर, वहाँ पर तंत्र का कभी मतलब एक विशाल इंस्टीट्यूशन रहा होगा, उसको देखने से ऐसा प्रतीत होता है। तो तंत्र पर भी हम लोग आगे आने वाले विषयों वीडियोस में डिटेल्ड वे में चर्चा करेंगे। तीसरा हमारे पास इस कड़ी में हमारे पास इतिहास के ग्रंथ आते हैं, जिसमें हम लोग इन दोनों से परिचित हैं, रामायण और महाभारत। तो रामायण की गाथा इतिहास के जो ग्रंथ हैं, जो पुराण के जो ग्रंथ हम लोगों ने देखे अभी, ये जो पुराण के जो ग्रंथ हैं इसमें भी कंप्लीट हिस्ट्री हमें मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ हिस्ट्री बताने का जो तरीका था वो क्रोनोलॉजिकल वे में नहीं था। क्रोनोलॉजिकल वे में हमारे यहाँ हिस्ट्री राजतरंगिणी, कल्हण के राजतरंगिणी से मिलता है कि हाँ इस शताब्दी में ऐसा हुआ, इस शताब्दी में ऐसा, घटनाक्रमों का कालक्रम के अनुसार विवरण मिलता, ऐसा नहीं मिलता है। हमारे यहाँ इतिहास को भी समाज के भलाई के हिसाब से गढ़ा गया था कि समाज की उन्नति कैसे हो, समाज की सर्वांगीण उन्नति कैसे हो, और इस भावना को, इस विचार को देखते हुए पुराणों के माध्यम से इतिहास की रचना की गई थी। तो उस समय हम लोगों ने सोशल फैब्रिक को ज़्यादा ध्यान में दिया, सोशल सेटिस्फैक्शन को ज़्यादा ध्यान में दिया, इनका जो डेवलपमेंट कैसा हो सकता है एट मतलब अनटू द लास्ट लेवल ऑफ सोसाइटी, उनका डेवलपमेंट कैसा हो सकता है। तो इन सब चीज़ों पे हम लोगों ने ज़्यादा ध्यान दिया था, हम लोगों ने मतलब हमारे पूर्वजों ने। तो उसी वे में, उसी तरीके से इतिहास में रामायण और महाभारत भी इतिहास के ग्रंथ ही माने जाते हैं। मैंने पुराण को और यहाँ पर रामायण और महाभारत को थोड़ा सा अलग रखा है, क्योंकि ये डिटेल्ड वे में समझने के लिए अलग अलग कैटेगरी बनाए जा सकते हैं। तो रामायण में तो अभी लॉकडाउन का पीरियड भी चल रहा था, पिछले वर्ष में रामायण का कंप्लीट एक सीरीज भी हम लोगों ने देखा। तो उसके माध्यम से रामायण और महाभारत की जो कहानियां हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, बहुत ही प्रचलित हैं। लेकिन इन कहानियों के अलावा भी इनमें बहुत कुछ है। इसमें हायर लेवल का फिलॉसफी है, तत्वदर्शन है, इसमें साइंटिफिक आपको एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, आपको कुछ एस्ट्रोनॉमिकल भी तथ्य मिल जाएंगे। तो इस तरीके के बहुत सारे मेडिकल एडवांसमेंट के कुछ आपको इसमें प्रूफ मिलते हैं। हिस्ट्री तो है ही, इसके अलावा जीवन जीने की कला में हम कैसे और उच्च स्तर पर बढ़ सकते हैं, अपने आप को कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो रामायण के माध्यम से हमें प्रगतिशील प्रेरणाएं मिलती हैं, महाभारत के माध्यम से इनके पात्रों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ये सब तो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं ही,
इसके अलावा इन सब का स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी है। इनको अगर मेटाफोरिकल सिंबोलिज्म के बेसिस पे भी देखें तो ये हमारे अंदर की चेतनाओं के परत दर परत को मतलब साफ करते हैं और हमें ऊंचा उठाने में मदद करते हैं। तो हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में रामायण और महाभारत के अलग अलग विषयों पे, अलग अलग अध्यायों पे चुन चुन करके, संपूर्ण तो थोड़ा सा मुश्किल है, चुन चुन करके कुछ विषयों को चुना जाएगा और उसके माध्यम से उस विषयों को प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे कुछ नया जानने को मिले, कुछ नया सीखने को मिले। तो ये इस वैदिक वाङ्मय के परिचय का ये अंतिम वीडियो है और इसके बाद फिर हम लोग वैदिक वाङ्मय में और अंदर में जाएंगे और मंत्र भाग, संहिता भाग जो है, आरण्यक, उपनिषद, वेदांत, इन सब को थोड़ा गहराई से देखेंगे। तो परिचय की कड़ी में जो कौन कौन से प्रमुख ग्रंथ आते हैं आर्ष वाङ्मय के, वो इस वीडियो के माध्यम से मैंने करीब करीब बता दिया। इसके अलावा आर्ष वाङ्मयों पर भाष्य ग्रंथ भी आते हैं। जो आचार्य हैं, भारत के आचार्य हैं, इन्होंने इन सभी आर्ष वाङ्मयों पर अपने अपने कमेंटरीज लिखे हैं, अपने अपने एक्सप्लेनेशन दिए हैं। हर आचार्य का अपना अलग सिद्धांत है, उसके माध्यम से उन्होंने अपने तत्व को, अपने तत्व चिंतन को समाज के सामने प्रस्तुत किया है। तो उन सब भाष्य ग्रंथों पर भी हम लोग विचार करेंगे और समय समय पर एक एक भाष्य का, जैसे शंकराचार्य हो गए, रामानुजाचार्य हो गए, निम्बार्काचार्य हो गए, आचार्य वाचस्पति मिश्र हैं, श्रीहर्ष हैं, तो ऐसे बहुत सारे आचार्य हैं जिन्होंने भाष्य ग्रंथों की रचना की है। और उन भाष्य ग्रंथों का पहले सम्यक परिचय प्राप्त करेंगे कि उन्होंने क्या, उनके पीछे का मूल सिद्धांत रहा, उन्होंने क्या बताया, किस शाखा से, किस चीज़ का वो भाष्य है। इस तरीके से पहले स्थूल परिचय प्राप्त करेंगे, फिर उसके सूक्ष्म सिद्धांतों में हम लोग अंदर जाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्ते, सभी को प्रणाम। और यदि आपको ये वीडियो या इसका कंटेंट अच्छा लगा तो आप इसे मतलब तथ्यों को, इस जानकारी को अपने मित्रों को और अपने परिवारों को आप भेज सकते हैं, उन्हें भी सलाह दे सकते हैं। ठीक है, प्रणाम, नमस्ते।